लव एंड मिस्ट्री। तो बुढ़ी मौसी ने उत्तर देते हुए कहा कि वही तो है पूर्णिमा, जिसने दामिनी को उस दिन वो चिट्ठी दिया था। पर वो ये नहीं जानती है कि वो चिट्ठी में लिखा क्या था, क्योंकि वो तो अनपढ़ है ना, पढ़ना लिखना उनके बस की बात नहीं। ये कहते हुए बुढ़ी मौसी वहां से चली गई। फिर रूपाली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ये तय कर ली कि वो किसी भी हाल में हवेली के अंदर जरूर जाएगी, क्योंकि अपनी जॉब भी बचानी है ना उसको। अब इतनी रोमांचक कहानी बुढ़ी मौसी से सुन तो चुकी है, अगर अंदर जाकर कुछ स्नैप्स ले आएगी तो कहानी में और मजा आ जाएगा, क्यों? शाम ऑलमोस्ट हो चुकी थी। रूपाली सोची कि रात होने से पहले ही काम खत्म करके लाल हवेली से बाहर निकल आएगी, पर उसके नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। पहाड़ के थोड़े ऊपर चढ़ने के बाद हवेली का गेट है, जो कि नीचे से एकदम साफ दिखता है। रूपाली भी गेट की तरफ बढ़ने लगी और गेट खोलने की कोशिश करते ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। उसे सुन के कोई भी समझ जाएगा कि अब अंदर नहीं जाना चाहिए, पर रूपाली ये सोच ली कि सालों से बंद पड़ा हुआ ये गेट जरूर जंग लगने की वजह से ऐसी आवाजें आ रही है। रूपाली थोड़ा सा गेट खोल के अंदर घुस गई और वहां से हवेली का गार्डन देखते हुए आगे बढ़ने लगी। अब जब 20-30 स्टेप्स चलने के बाद उसे हवेली का मेन डोर दिख गया, तब रूपाली की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो तुरंत ही दौड़ते हुए हवेली के दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि अचानक से एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो इम्बैलेंस होकर वहीं नीचे गिर गई। पहाड़ी जगह पे तो पत्थर होना आम बात है, उसे संभल के जाना चाहिए था। शाम तो हो ही चुकी है। नीचे गिरने के बाद बेचारी का सर एक पत्थर से टकराकर वो वहीं पर बेहोश हो गई। रूपाली को बेहोश हुए 3 घंटे बीत चुके थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ बड़ी तेजी से हवाएं चल रही थी और बारिश की बूंदें जब रूपाली के मुंह पे पड़ी तब वो धीरे धीरे होश में आने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि वो तब से हवेली के सामने बेहोश पड़ी थी। रात भी काफी गहरा हो चुका है। अब उसे अंदर नहीं जाना चाहिए था, पर आजकल के जनरेशन ये सब कहाँ मानते। उसे हर हाल में अंदर जाकर फोटो खींचना है। रूपाली खुद को संभाली और बिना देर किए हवेली का मेन डोर खोली। सालों से बंद पड़ा हुआ दरवाजा खोलते चमगादड़ इधर उधर घूमने लगे। कुछ तो रूपाली के सर के ऊपर भी उड़ने लगे। खुद को उनसे बचा के वो हवेली के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। इतनी बड़ी हवेली में वो कहां से शुरू करेगी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे अचानक से बुढ़ी मौसी की कही हुई वो बात याद आई कि हवेली के दाहिने तरफ सबसे पहला और बड़ा सा कमरा दामिनी का ही था। इसीलिए रूपाली भी उसी कमरे के तरफ बढ़ने लगी। मन में डर भरा हुआ था, अगर वो दरवाजा खोल देगी तो कहीं दामिनी उसके सामने ना खड़ी हो जाए। रूपाली बड़े जतन से उस बालकनी का फोटो ली जहां से दामिनी नीचे कूद गई थी और फिर वो उसके कमरे के चारों तरफ देखी। कितना सुंदर था वो कमरा। रानियों के सोने वाली पलंग, सजने संवरने के लिए इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, ट्रंक, संदूक, बहुत कुछ था उस कमरे में। रूपाली को जितने फोटो निकालने थे
वो तो ले चुकी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे दामिनी का अलमीरा खोलने का बहुत मन किया। जब भूत पूरे बंगले में ना दिखे तो कमरे में दिख जाते, अगर कमरे में भी ना दिखे तो जरूर अलमीरा के अंदर छुपे हुए होते हैं। उसे शायद अलमीरा खोलना नहीं चाहिए था। रूपाली डर डर के अलमीरा के पास पहुंची और धीरे से अलमीरा की एक साइड डोर खोली। तब उसका मन थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि अलमीरा के अंदर भूत नहीं था। वो पूरा अलमीरा खोल के उसके अंदर एक एक करके सारा सामान देखने लगी। दामिनी के कपड़े, गहने, उन सब का फोटो ली और दामिनी का एक डायरी भी उसे मिला। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसमें एक लेटर रखा हुआ था। ये लेटर, ये शायद गौतम ने दामिनी को लिखा होगा। इसे अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं, क्या पता ये दामिनी का सबसे फेवरेट चीज हो। इसे ले जाना मतलब दामिनी के आत्मा को अपने साथ ले जाना होगा। मैं बस इसे पढ़ लेती हूँ। हाँ। मेरी प्यारी दामिनी, मुझे तुम्हारे पापा जान से मारना चाहते थे, पर भगवान की दया से मैं बच गया। मुझे जहाँ पे गाड़ दिए थे वहाँ कुछ जंगली आदिवासी लोग भी रहते हैं, जिन्होंने ये सब छुप के देखा था और बाद में मेरी जान बचाई। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी जल्द ही हो जाएगी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हो तो आज आधी रात को कपड़ों में लपेट के तुम्हारा एक पुतला बनाना और किसी को जगाने की पूरी कोशिश करना, ताकि किसी को पता चले कि तुम कमरे में कुछ कर रही हो। सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर होगी। फिर तुम किसी को दिखाते हुए वो पुतले को अपने बालकनी से नीचे फेंक देना, ताकि सबको लगे तुमने वहां से नीचे चट्टानों पे छलांग लगा दी। नीचे तक जाकर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पर हवेली के सारे लोग नीचे चट्टान के तरफ जरूर चले जाएंगे और तुम उसी का फायदा उठा के हवेली के गेट के पास आ जाना। मैं बाहर खड़ा मिलूंगा तुम्हें। फिर हम दोनों शिमला के बड़े चर्च में शादी करके वहीं पर सेटल हो जाएंगे। तुम्हारा प्यार, गौतम। ओह माय गॉड। चिट्ठी पढ़ के रूपाली एकदम दंग रह गई कि कोई इतना अच्छा प्लान बना के कैसे भाग सकता है। बिना देर किए रूपाली वो चिट्ठी को अपने पास संभाल के रखी और वो हवेली के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कर लिया अपना काम। पता था तू जरूर इसके अंदर आएगी, जरूर। जा चली जा यहाँ से। जिंदा बचना चाहती है तो पीछे मुड़ के मत देखना। चली जा लड़की, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ये सुनते ही रूपाली की जान से जान निकल गई और वो बिना कुछ सोचे और बिना पीछे मुड़े तुरंत ही भागते हुए हवेली के बाहर चली आई और सीधा मुंह पहाड़ी के नीचे उतरने लगी। हे भगवान, ये क्या था? अगर दामिनी जिंदा है और गौतम के साथ भाग गई है तो वो किसकी आत्मा थी? हे भगवान, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लाल हवेली की ये न्यूज तो मैं अभी हरगिज नहीं छापने वाली। इतनी दिलचस्प न्यूज मिली है मुझे। इस कहानी के अंत तक जरूर पहुंचूंगी मैं। आखिर हवेली में किसकी आत्मा भटक रही है? इसके आगे क्या होने वाला है
ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।